गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास का सोशल स्टडीज़ का पॉलिटिकल साइंस का दूसरा लेसन संघवाद का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले संघवाद क्या है, आइए एक बार फिर पिछले अध्याय में दिए गए बेल्जियम और श्रीलंका के अंतर पर गौर करें। आपको याद होगा कि बेल्जियम के संविधान में जो प्रमुख बदलाव किए गए उनमें केंद्रीय सरकार की शक्ति में कमी करना भी एक था और ये अधिकार प्रांतीय सरकारों को दिए गए। बेल्जियम में उससे पहले से भी प्रांतीय सरकारें थी, तब भी उनकी अपनी भूमिका थी, अपने अधिकार थे, पर ये अधिकार उनको केंद्र द्वारा दिए गए थे। इन्हें केंद्रीय सरकार वापस भी ले सकती थी। सन 1993 में कुछ बदलाव हुए और प्रांतीय सरकारों को कुछ संवैधानिक अधिकार दिए गए। इन अधिकारों के लिए प्रांतीय सरकारें अब केंद्र पर निर्भर नहीं रही। इस प्रकार बेल्जियम ने एकात्मक शासन की जगह संघीय शासन प्रणाली अपना ली। एकात्मक शासन होता है कि शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास ज़्यादा शक्तियाँ होती है, वो एकात्मक शासन होता है। और संघीय शासन प्रणाली जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के पास स्वायत्त संस्थाएँ होती है, स्वायत्त सरकारें होती है, उसे हम संघीय प्रणाली कहते हैं। श्रीलंका में व्यवहारिक रूप से अभी भी एकात्मक शासन व्यवस्था है जिसमें केंद्रीय सरकार के पास ही सारे अधिकार हैं। श्रीलंका के तमिल नेता चाहते थे कि देश में सच्चे अर्थों में संघीय शासन व्यवस्था कायम हो। संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों के बीच बढ़ जाती है। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में 2 स्तर पर सरकारें होती हैं। इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। फिर राज्य या प्रांतों के स्तर की सरकारें होती है जो शासन के दिनों दिन के कामकाज को देखती है। सत्ता के इन दोनों स्तरों की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर अपना काम करती हैं। इस अर्थ में संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन व्यवस्था से ठीक उलट है। एकात्मक व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है और बाकी इकाइयाँ उसके अधीन होकर काम करती है। इसमें केंद्रीय सरकार प्रांतीय और स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है, पर संघीय व्यवस्था में केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को कुछ खास करने का आदेश नहीं दे सकती। इस प्रकार हम देखते हैं कि यहाँ पर जो राज्य सरकारों के पास अपनी शक्तियाँ होती है और इसके लिए वह केंद्रीय सरकार को जवाबदेह नहीं होती। ये दोनों ही सरकारें अपने अपने स्तर पर लोगों की जवाबदेह होती है। संघीय व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं पर गौर करें। देखिए, संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है, ये प्रश्न भी बनता है कि संघीय व्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है। दूसरा है, अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, पर कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित होते हैं, इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से हो सकते हैं। नेक्स्ट है, अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की भूमिका निभाता है। वित्तीय स्वायत्त निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व के अलग अलग स्रोत होते हैं। इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं: देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना, तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना। इस कारण संघीय व्यवस्था के गठन के कामकाज के लिए 2 चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण है। विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे के नियमों पर सहमति होनी चाहिए और इनका एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए कि वे अपने अपने अधिकार क्षेत्रों को मानेंगे। आदर्श संघीय व्यवस्था में ये दोनों पक्ष होते हैं: आपसी भरोसा और साथ रहने पर सहमति। यहाँ देखिए, केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच सत्ता का जो बंटवारा है वो हर संघीय सरकार में अलग अलग किस्म का होता है। हर देश में संघीय सरकार बनी होती है, लेकिन वहाँ पर
सत्ता का जो बंटवारा है वो अलग अलग प्रकार से किया गया है। उनके संविधान में अलग अलग प्रकार से शक्तियाँ दी गई हैं। ये बात इस चीज़ पर निर्भर करती है कि संघ की स्थापना किन ऐतिहासिक संदर्भों में हुई। संघीय शासन व्यवस्थाएं आमतौर पर दो तरीक़ों से गठित होती है। कौन से दो तरीक़ों से गठित होती है? पहला तरीका देखिए, दो या अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित करने का। इसमें दोनों स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता को साथ रखते हैं, अपनी अलग अलग पहचान को बनाए रखते हैं और अपनी सुरक्षा तथा खुशहाली बढ़ाने का रास्ता अख्तियार करते हैं। साथ आकर संघ बनाने के उदाहरण हैं आज संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया। ये वो राष्ट्र हैं जो साथ आकर संघ बनाने के लिए पहचाने जाते हैं। इस तरह की संघीय व्यवस्था वाले मुल्कों में आमतौर पर प्रांतों को समान अधिकार होता है और वे केंद्र के बरक्स ज़्यादा ताकतवर होते हैं, अर्थात केंद्र की बजाय प्रांत ज़्यादा ताकतवर होते हैं। संघीय शासन व्यवस्था के गठन का दूसरा तरीका क्या है? बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना और उसके बाद राज्यों का गठन करने के बाद फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा करना। भारत, बेल्जियम और स्पेन इसके उदाहरण हैं। ये दोनों एग्जाम्पल आपको याद रखने होंगे कि जो सत्ता का गठन, जो सरकारों का गठन होता है, संघीय सरकार दो प्रकार से बनती है। कि पहले जो संघीय सरकार है वो किस प्रकार से बनी, आपने देखा संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया इसके उदाहरण है। दूसरे प्रकार से जो गठन हमने किया कि बड़े देश के अंदर राज्यों का गठन करके और फिर उसको संघीय सरकार में बदल देना। यहाँ पर भारत, बेल्जियम और स्पेन इसके अच्छे उदाहरण हैं। इस दूसरी श्रेणी वाली व्यवस्था में राज्यों के बरक्स केंद्र सरकार ज़्यादा ताकतवर होती है। ये बात भी ध्यान रखनी है। पहली श्रेणी वाली व्यवस्था के अंदर केंद्र के बरक्स राज्य ज़्यादा ताकतवर थे। दूसरी व्यवस्था के अंदर केंद्र की बजाय, राज्यों की बजाय केंद्र सरकार ज़्यादा ताकतवर है। अक्सर इस व्यवस्था में विभिन्न राज्यों को समान अधिकार दिए जाते हैं, पर विशेष स्थिति में किसी प्रांत को विशेष अधिकार भी दिए जाते हैं। क्या ऐसा आप उदाहरण दे सकते हैं कि किसी प्रांत को विशेष अधिकार दिए जाते हैं? भारत में इसका उदाहरण है कि भारत में जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष अधिकार दिए गए थे। भारत में संघीय व्यवस्था, हमने पहले देखा है कि बेल्जियम और श्रीलंका जैसे छोटे देशों को भी अपने यहाँ की विविधता को संभालने में बड़ी मुश्किलें आती हैं। सोचिए कि भारत जैसे विशाल मुल्क में ये काम कितना मुश्किल होगा, जब बहुत सी भाषाओं, धर्मों और क्षेत्रों के लोग रहते हैं। हमारे देश में सत्ता की साझेदारी की क्या व्यवस्था है? संविधान से ही शुरुआत करते हैं हम। एक बहुत ही दुखद और रक्त रंजित विभाजन के बाद भारत आज़ाद हुआ। रक्त रंजित विभाजन का अर्थ समझते हो कि जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, उस समय अंग्रेज जाते जाते भारत के दो हिस्से कर गए, भारत और पाकिस्तान। लेकिन भारत और पाकिस्तान के बंटवारे में जो खून बहा, यहाँ से मुस्लिम पाकिस्तान गए, हिंदू पाकिस्तान से भारत आए, बहुत सारे शरणार्थियों का अपना जीवन इस तरह गुजारना पड़ा कि वो ज़िंदगी में कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि ऐसा जीवन भी उन्हें गुजारना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, जो सत्ता का बंटवारा हुआ भारत के अंदर, उस समय भारत को दो हिस्सों में बांट दिया गया था, भारत और पाकिस्तान। हम यहाँ सबसे पहले भारत जैसे विशाल देश की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि कितना मुश्किल काम होगा कि बहुत सी भाषाओं, धर्मों और क्षेत्रों के लोग रहते हैं यहाँ। हमारे देश में सत्ता की साझेदारी की क्या व्यवस्था है? संविधान से ही शुरुआत हम करें तो कहता है कि भारत बहुत ही दुखद और रक्त रंजित विभाजन के बाद आज़ाद हुआ था। आज़ादी के कुछ समय बाद ही उनके स्वतंत्र रजवाड़ों में भारत में विलीन हो गए थे। भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया। इसमें संघ शब्द नहीं आया, पर संघ का गठन संघीय शासन व्यवस्था के सिद्धांत पर हुआ। हमने ऊपर संघीय व्यवस्था की जिन 7 विशेषताओं का जिक्र किया था, उन्हें फिर से देखें।
हम देख सकते हैं कि ये सभी बातें भारतीय संविधान के विभिन्न प्रावधानों पर लागू होती है। संविधान ने मौलिक रूप से दो स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया था, संघ सरकार जिसे हम केंद्र सरकार कहते हैं और राज्य सरकारें। केंद्र सरकार को पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करना था। बाद में पंचायतों और नगर पालिकाओं के रूप में संघीय शासन का एक तीसरा स्तर भी जोड़ा गया। किसी भी संघीय व्यवस्था की तरह अपने यहाँ भी तीनों स्तरों की शासन व्यवस्थाओं के अपने अलग अलग अधिकार क्षेत्र हैं। संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को 3 हिस्सों में बांटा गया। ये 3 सूचियाँ किस प्रकार है, देखिए। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची वह सूची है जिस पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची वह सूची है जिस पर केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है। और समवर्ती सूची वह सूची है जिसके अंदर केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कानून बनाती है। तो संघ सूची में उस समय कौन कौन से विषय दिए गए थे हमारे संविधान में? प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय इस सूची में दिए गए, जिस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार को है। राज्य सूची में पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे प्रांतीय और स्थानीय विषय महत्व के विषय दिए गए, जिस पर केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है। समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, मजदूर संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे वे विषय हैं जो केंद्र के साथ राज्य सरकारों की साझी दिलचस्पी में आते हैं। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकारों और केंद्र सरकार दोनों को ही है। लेकिन जब दोनों कानूनों में टकराव की स्थिति आती है, उस टकराव की स्थिति में केंद्र सरकार को अंतिम फैसला लेने का अधिकार है। यहाँ एक सवाल ये उठता है कि जो विषय इनमें से किसी सूची में नहीं आते उनका क्या होता है? फिर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जैसे विषय किसके अधिकार क्षेत्र में रहे? क्योंकि ये संविधान बनने के बाद आए हैं। हमारे संविधान के अनुसार बाकी बचे विषय केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में चले जाते हैं। हमने ऊपर देखा कि सबको साथ लेकर चलने की नीति मानकर बनी अधिकतर बड़ी संघीय व्यवस्थाओं में साथी इकाइयों को बराबर अधिकार नहीं मिलते। भारतीय संघ के सारे राज्यों को भी बराबर अधिकार नहीं है। कुछ राज्यों को विशेष दर्जा प्राप्त है। भारत में जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका अपना संविधान है। इस राज्य में विधानसभा की अनुमति के बगैर भारतीय संविधान के कई प्रावधानों को लागू नहीं किया गया। इस राज्य के स्थायी निवासियों के अतिरिक्त कोई भी भारतीय नागरिक या ज़मीन या मकान नहीं खरीद सकता। असल में भारत के कई अन्य प्रदेशों के लिए भी कुछ ऐसी विशेष प्रावधान किए गए हैं। लेकिन अभी हाल ही में आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी, उसने जम्मू कश्मीर राज्य की जो विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, उस विशेष राज्य के दर्जे में उसमें से उसको एक इस प्रकार का राज्य बनाया गया जैसे केंद्र शासित प्रदेश हमारे पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश होते थे। जम्मू कश्मीर को भी केंद्र शासित प्रदेश, उसमें जो हिस्से लद्दाख है केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। जम्मू संभाग को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार हैं। ये वैसे छोटे इलाके हैं जो अपने अधिक आकार के चलते स्वतंत्र प्रांत नहीं बन सकते। इन्हें किसी मौजूदा प्रांत में विलीन करना भी संभव नहीं है। चंडीगढ़ या लक्षद्वीप अथवा देश की राजधानी दिल्ली जैसे इलाके इसी कोटे में आते हैं और इन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है। इन क्षेत्रों को राज्य वाले अधिकार नहीं है। इन इलाकों का शासन चलाने का विशेष अधिकार केंद्र सरकार को प्राप्त है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का यह बंटवारा हमारे संविधान की बुनियादी बात है। अधिकारों के इस बंटवारे में बदलाव करना आसान नहीं है। अकेले संसद इस व्यवस्था में बदलाव नहीं कर सकती। ऐसे किसी भी बदलाव को पहले संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से मंजूर किया जाता है। फिर कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से उसे मंजूरी लेनी होती है। तो इस प्रकार यह प्रश्न बनता है कि हमारे संविधान में कुछ धाराओं को कैसे बदला जा सकता है या संविधान के अंदर संविधान की व्यवस्था में बदलाव कैसे लाया जा सकता है। संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों की क्रियान्वयन की देखरेख में न्यायपालिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
शक्तियों के बंटवारे के संबंध में कोई विवाद होने की हालत में फैसला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में होता है। सरकार चलाने और अपनी जिम्मेवारियों का निर्वाह करने के लिए जरूरी राजस्व की उगाही के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों को कर लगाने और संसाधन जमा करने के अधिकार हैं। तो आज हम इस लेसन में यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो संघीय व्यवस्था कैसे चलती है और भारत के जो भाषाई राज्य हैं उसमें कैसे बंटवारा किया गया, भाषा की नीति क्या थी, केंद्र राज्य संबंध क्या है, उसके ऊपर हम नेक्स्ट लेक्चर में बहस करेंगे। थैंक यू।